आज हम द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट 4 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, यानी कि जो उपनिवेश थे उनमें औद्योगिकरण की क्या स्थिति थी, क्या कैसे शुरुआत हुई औद्योगिकरण की, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये जानने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो एग्जाम्पल लिया है इंडिया का, यानी कि भारत का, क्योंकि इंडिया भी उस समय कॉलोनी थी, उपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का। तो चलिए देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो फैक्ट्री थी और जो इंडस्ट्रीज थी और जो नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर था, यानी कि ऐसा सेक्टर जिसमें कि हाथों से काम होता है, ऐसे उद्योग जिसमें हाथों से काम होता है, इनके बारे में हम स्पेसिफिकली विशेषतः पढ़ेंगे। और हमारा जो ये डिस्कशन होगा या लेक्चर होगा वो स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड रहेगा, यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि वस्त्र से संबंधित हो, यानी कि कपड़े से संबंधित हो, टेक्सटाइल से संबंधित हो। तो सबसे पहले बात करते हैं द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, यानी कि भारतीय कपड़ों का या वस्त्रों का युग, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बिफोर मशीन इंडस्ट्री, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज के आने से पहले जिनमें कि मशीन्स का जो है यूज होता था, उससे पहले इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इंडिया का सिल्क और कॉटन इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा फेमस थी। यही कहीं इंडिया का जो सिल्क और कॉटन था बहुत ज्यादा फेमस था वर्ल्ड में। हालांकि कोर्सर कॉटन का प्रोडक्शन, यानी कि ऐसा जो सूती वस्त्र जो कि थोड़ा खुरदरा होता है, वो काफी सारी कंट्रीज में बनाया जाता था, काफी सारे देशों में जो है वर्ल्ड ओवर बनाया जाता था। पर जो फाइनर वैरायटीज थी, बहुत ही अच्छी जो किस्में थी सूती वस्त्र की, वो जो है वो इंडिया में ही बनाई जाती थी और कहीं नहीं बनाई जाती थी, इसीलिए ये पूरी दुनिया में फेमस था। तो पर्शियन और अमेरिकन मर्चेंट्स, यानी कि जो पर्सिया बोले तो ईरान, तो ईरान के और जो अमेरिका के जो मर्चेंट्स, यानी कि जो साहूकार या व्यापारी जो थे, ठीक है, वो जो है सामान यानी कि गुड्स जो है वो खरीदते थे, ठीक है, और उनको पंजाब से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए ईस्टर्न पर्सिया और सेंट्रल एशिया तक जो है वो पहुंचाते थे, ठीक है। सेंट्रल एशिया बोले तो मध्य एशिया। और जो टेक्सटाइल्स थी, यानी कि टेक्सटाइल्स के बड़े बड़े जो कपड़े थे, उनके बड़े बड़े जो बंडल्स थे, टेक्सटाइल बेल्स बोले तो बंडल बड़े बड़े, ठीक है, उनको कैमल की पीठ पे, यानी कि ऊंट की पीठ पे लाद करके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां से होते हुए बड़े बड़े माउंटेन पासिस, बड़े बड़े जो पर्वतीय दर्रे थे, उनको पार करते हुए, और जो डेजर्ट्स, ठीक है, जैसे कि थार मरुस्थल है, उनको पार करते हुए जो है ये सेंट्रल एशिया या फिर यूरोप में या फिर कहीं और जो है वो ले जाते थे ये मर्चेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं, तो यानी कि कह सकते हैं कि इंडिया का जो कॉटन और सिल्क था वो कितना ज्यादा फेमस था उस समय, ठीक है, मशीन्स के आने से पहले या फिर, ठीक है। तो यही जो है वो एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स है, कितना ज्यादा फेमस था ये सब कुछ। तो अब बात करते हैं सी ट्रेड की, यानी कि समुद्री व्यापार की। तो जो समुद्री व्यापार होता था या समुद्र से जो व्यापार होता था वो कैरी किया जाता था प्री कॉलोनियल पोर्ट से, ऐसे बंदरगाहें जो अंग्रेजों के आने से पहले थी, ठीक है, जैसे कि सूरत जो कि गुजरात में है। ये जो सूरत है ये इंडिया को कनेक्ट करता था, जोड़ता था किससे, रेड सी से, लाल सागर से, ठीक है, और गल्फ पोर्ट से, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज थी, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, आपका इराक हो गया, कुवैत हो गया, इन कंट्रीज के जो बंदरगाहें थे उनसे जोड़ता था सूरत इंडिया को, ठीक है, सूरत पोर्ट इंडिया को। और जो मसूलीपट्टनम था और जो हुगली थे, मसूलीपट्टनम जो ईस्ट कोस्ट पे है इंडिया के, ठीक है, कोरोमंडल तट पे, और जो हुगली यानी कि जो बंगाल था, ये जो है ये दोनों बंदरगाहें जो है साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट से इंडिया को जोड़ती थी, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे उनके जो बंदरगाहें थी उनसे मसूलीपट्टनम और हुगली इंडिया को जोड़ते थे, ठीक है। यानी कि सारा व्यापार जो है वो मसूलीपट्टनम और हुगली से इस तरफ, और जो सूरत है उससे जो है जो यूरोप हो गया या फिर सेंट्रल एशिया हो गया या फिर अपना गल्फ कंट्रीज हो गई, यहाँ पे जाता था। अब बात करते हैं मैनी इंडियन बैंकर्स और मर्चेंट्स। काफी जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, जो बैंकर्स थे इंडिया के, और मर्चेंट्स यानी कि साहूकार या व्यापारी, ये जो एक्सपोर्ट ट्रेड था इस नेटवर्क में इन्वॉल्व थे, अच्छे से शामिल थे, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते थे, अर्निंग करना चाहते थे, ठीक है। इसके लिए क्या करते थे, फाइनेंस करते थे, यानी कि वित्तीय मदद करते थे, किसमें, प्रोडक्शन में, यानी कि उत्पादन में, सप्लाई में, आपूर्ति में, एक्सपोर्ट्स में, यानी कि निर्यात में, यानी कि इन चीजों में अपना पैसा जो है ये इन्वेस्ट करते थे ताकि अर्निंग कर सके।
और जो सप्लाई मर्चेंट्स थे यानी कि आपूर्ति करने वाले जो साहूकार थे, ठीक है, या व्यापारी थे, ये इनका काम क्या था, ये पोर्ट टाउन्स यानी कि जो बंदरगाह शहर हैं, ठीक है, उनको इनलैंड रीजन से कनेक्ट करते थे, यानी कि जो देश के अंदरूनी भाग है उनको जो है पोर्ट टाउन से कनेक्ट करते थे, जोड़ते थे, ठीक है। ये मर्चेंट्स क्या करते थे, मर्चेंट्स यानी कि साहूकार क्या करते थे, वीवर्स को यानी कि जो बुनकर होते थे इनको एडवांस में ही पैसा देते थे, पहले ही पैसा दे देते थे, जिससे कि जब ये वुमन क्लॉथ बनाते थे यानी कि वीवर्स जब कपड़ा तैयार करते थे तो ये क्या करते थे, मर्चेंट्स ये विलेजेस से यानी कि गांव से वो कपड़ा लेकर के वीवर से और पोर्ट्स में ले जाते थे, यानी कि वहां पे ले जाके बेच देते थे, ठीक है। तो जो बिग शिपर्स थे और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, इनके पास क्या होता था, बड़े बड़े ब्रोकर्स काम करते थे, ब्रोकर्स बोले तो दलाल, जो इनकी काफी कुछ हेल्प करते थे सामान खरीदवाने में, और जो दाम होता था, ठीक है, या जो मूल्य होता था, प्राइस होता था, उसको कम ज्यादा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे ये ब्रोकर्स, ठीक है। तो ये ब्रोकर्स क्या करते थे, प्राइस को नेगोशिएट करते थे, यानी कि बातचीत के थ्रू जो है प्राइस को कम ज्यादा जो है करवाते थे, ठीक है। और गुड्स को परचेस करने के बाद, ठीक है, ये गुड्स को परचेस करते थे किससे, सप्लाई मर्चेंट से, जो सप्लाई आपूर्ति संबंधी जो साहूकार होते थे, व्यापारी होते थे, उनसे ये ब्रोकर्स जो है मोल भाव करके इनसे जो है सामान खरीदते थे, और जो कि ये सप्लाई मर्चेंट्स ऑपरेट इनलैंड यानी कि अंदर जो है वो ऑपरेट करते थे अंदरूनी भाग में, इनसे ये ब्रोकर खरीदते थे, ठीक है। दिस नेटवर्क, ये जो नेटवर्क चल रहा था, ये जो सिस्टम चल रहा था, ठीक है, ट्रेड का, ये नेटवर्क जो था इंडियन मर्चेंट्स का, ये जो इंडियन मर्चेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो अंग्रेजों के आने से पहले की बात कर रहे हैं। ये ब्रेक होने लग गया कब से, 1750 से, यानी कि 1750 के दशक से ये जो सिस्टम चल रहा था अच्छा खासा, ये टूटने लग गया। क्यों टूटने लग गया, क्योंकि जो यूरोपियन कंपनीज थी, यूरोपियन जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, ठीक है, जैसे फ्रांसीसी कंपनी थी, ब्रिटिशर्स थे, डच थे, पोर्टुगीज थे, ये सारे के सारे अब इंडिया में आ गए थे। इनके आने की वजह से अब इनको पावर मिलने लगी, यानी कि थोड़ी शक्ति मिलने लगी, ठीक है। और जो लोकल कोर्ट्स थे, लोकल कोर्ट्स मतलब जो अलग अलग जो राजा महाराजा थे अलग अलग जगह के, ठीक है, वो इनको क्या करते थे, ट्रेड में यानी कि व्यापार संबंधी कंसेशंस यानी कि रियायतें देते, कंसेशन देते थे, रियायतें देते थे, और कुछ चीजों पे तो इनको मोनोपोली राइट्स यानी कि एकाधिकार मिल जाता था कि भाई इस सामान का तो हम ही ट्रेड करेंगे और कोई ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। जिससे कि हुआ ये कि जो ट्रेड है वो स्लोली यानी कि धीरे धीरे सूरत जो है, सूरत और हुगली से जो है वो कम होने लगा, और जो ओल्ड पोर्ट्स थे यानी कि जो पुराने जो बंदरगाहें थी, ठीक है, जैसे कि सूरत और हुगली, ये है डेक्लाइन होने लगी, यानी कि इनका पतन होना शुरू हो गया। कब से होना शुरू हो गया, जब से यूरोपियन कंपनीज जो है वो आनी शुरू हुई, ठीक है। और इसके साथ ही जो लोकल मर्चेंट्स यानी कि जो ये व्यापारी थे और जो साहूकार थे जिनकी हमने ऊपर बात करी, ये भी बेचारे थोड़े थोड़े गरीब होते गए, इनका भी जो काम है वो धीरे धीरे ठप होता गया, ठीक है। कब होता गया, जब यूरोपियन कंपनीज आने लगी, ठीक है, और इनका भी बेचारे लोकल मर्चेंट्स का जो ट्रेड और एक्सपोर्ट है ये भी डिक्लाइन होने लगा। और इन बेचारों को जो फाइनेंस मिलता था, फाइनेंस कौन करता था, जो इंडियन बैंकर्स और मर्चेंट्स, ये भी जो है ड्राइड अप यानी कि सूख गया, मतलब कि अब इनको ये फाइनेंस भी नहीं मिल रहा था, तो इनकी हालत बहुत बुरी होती जा रही थी, ठीक है। धीरे धीरे जो ये ट्रेड में इनको फाइनेंस मिलना बंद हो गया, और जो लोकल बैंकर्स और जो थे, जो छोटे मोटे बैंकर्स थे, ये भी धीरे धीरे स्लोली बैंकरप्ट यानी कि इनका भी दिवालिया निकलना शुरू हो गया, यानी कि ये भी बिल्कुल इनके पास पैसे नहीं रहे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जो लास्ट ईयर्स थे, आखिरी साल, लास्ट ईयर्स 17वीं सेंचुरी के, 17वीं शताब्दी के, ठीक है, इसमें जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उसकी जो वैल्यू थी, कीमत थी, सूरत बंदरगाह से, सूरत बंदरगाह से जो व्यापार होता था 17वीं शताब्दी के आखिरी सालों में, वो लगभग 16 मिलियन का था, 16 मिलियन का था, और ये डेक्लाइन होकर के पतन हो गया इसका 1740s तक, यानी कि 1740 के दशक तक ये जो है सिर्फ 3 मिलियन रह गया। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कम हो गया था, और इसकी वजह से कितने सारे बैंकर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स जो है वो बर्बाद हो गए। क्यों हो गए, यूरोपियन कंपनीज की एंट्री होने की वजह से, ठीक है। अब हुगली और सूरत जो कि पहले इतने थ्राइविंग फ्लरिशिंग पोर्ट्स थे, वो अब जो है वो डेक्लाइन की तरफ आ गए, ठीक है। और इनकी जगह ले ली कलकत्ता और बॉम्बे ने, ठीक है, कलकत्ता और बॉम्बे ने इनकी जगह ले ली। ये न्यू पोर्ट्स थे, वो ओल्ड पोर्ट्स थे। इनका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, इनका विकास होना शुरू हो गया, और ये जो चेंज था, दिस चेंज, ये जो बदलाव हुआ पुराने से नया,
ओल्ड पोर्ट्स का यानी कि पुराने जो बंदरगाहें थी और न्यू वंस जैसे कलकत्ता और बॉम्बे इंडिकेट करते हैं, क्या दर्शाते हैं ये कॉलोनियल पावर यानी कि जो उपनिवेशी ताकतें। ठीक है, ये उपनिवेशी ताकत क्या थी, ये जो यूरोपियन कंपनीज आई थी इन्होंने सब कुछ होल्ड पे ले आए थे और पुराने पोर्ट्स डेक्लाइन पे चले गए और नए पोर्ट्स आ गए। ठीक है, यहीं से कॉलोनियल पावर की शुरुआत देखने को मिलती है, इनकी पावर में ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और जो न्यू पोर्ट्स होते हैं, जो नए बंदरगाहें आई हैं जैसे कि बॉम्बे और कलकत्ता की बात करी हमने, इन बंदरगाहों से जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, उस पर किसका कंट्रोल होता था, किसका नियंत्रण होता था, वो होता था यूरोपियन कंपनीज का। ठीक है, यूरोपियन कंपनीज का होता था और जो ट्रेड कैरी किया जाता था वो यूरोपियन शिप्स के द्वारा किया जाता था। ठीक है, जो ट्रेड कैरी किया था वो यूरोपियन शिप्स के, यूरोपियन कंपनीज के बड़े बड़े जहाज थे, ठीक है, उनके द्वारा। तो यानी कि इनकी जो इन बेचारे हमारे इंडियन मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, बैंकर्स थे, इनका तो रोल ही खत्म होता जा रहा था। ठीक है, ये बर्बाद होते जा रहे थे और किसके पास पावर आती जा रही थी, यूरोपियन कंपनीज के पावर आती जा रही थी। ठीक है, और धीरे धीरे स्लोली ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस यानी कि पुराने व्यापारी घराने, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे घराने जो व्यापार में ही सारा का सारा कमाई करते थे, उनका कोलैप्स यानी कि वो धराशायी होने शुरू हो गए। ठीक है, और अगर उनमें से किसी को सरवाइव करना होता था या ट्रेड करना होता था, उनको व्यापार करना होता था, तो उनको यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी यानी कि यूरोपियन व्यापारिक जो कंपनीज थी उनके अकॉर्डिंग बनाए हुए नेटवर्क यानी कि जो नेटवर्क था उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करना पड़ता था, यानी कि उनके बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के बनाए हुए, यानी कि उन्होंने टोटली कब्जा कर लिया था एक तरीके से यूरोपियन कंपनीज ने। अब बात करते हैं जो वीवर्स थे यानी कि जो बुनकर थे, ये और आर्टिसंस थे यानी कि जो कारीगर थे, उनके जीवन पे इन चेंजेस का, ये जो चेंजेस हुए इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इनका क्या प्रभाव पड़ा। चेंजेस क्या थे, पहले इतना अच्छा कुछ हो रहा था, सब जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, इंडिया सब कुछ बिल्कुल बढ़िया से कमाई कर रहा था इंडिया। यूरोपियन कंपनीज के आते ही सारी की सारी गड़बड़ हो गई, जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, बैंकर्स थे, फाइनेंसर्स थे, सारे के सारे बर्बाद हो रहे थे। और ये जो चेंज हुआ इनका वीवर्स पे यानी कि बुनकरों पे क्या प्रभाव पड़ा या कारीगरों पे क्या प्रभाव पड़ा, उसको देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू वीवर्स यानी कि बुनकरों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, आप हमें पता है कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमा लिए थे इंडिया में, इसका एस्टाब्लिश स्थापित हुई और फिर जो ग्रोथ हुई, जो यानी कि जो वृद्धि हुई इसकी ताकत में, ठीक है, या राजनीतिक हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, जो भी पावर है, आफ्टर 1760s यानी कि 1760 के दशक के बाद। 1760s बहुत फेमस थी, जैसे कि हम जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर हुई थी और उसके बाद पूरे बंगाल पे लगभग कंट्रोल हो गया था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो 1760s के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी मजबूत हो गई थी, पर इस मजबूती से कहीं भी डिड नॉट कॉज डेक्लाइन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, इससे कहीं भी टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र संबंधी जो व्यापार हो रहा था, निर्यात हो रहा था दूसरे देशों को, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो थे इंडिया से वो बढ़ते ही जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश में यानी कि ब्रिटेन में जो है कॉटन इंडस्ट्रीज यानी कि सूती वस्त्र उद्योग संबंधी जो इंडस्ट्रीज थी वो अभी एक्सपैंड नहीं हुई थी, वो अभी ज्यादा नहीं हुई थी, सिर्फ लिमिटेड थी, इसलिए डिमांड बहुत ज्यादा थी कॉटन की और सिल्क की। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश की या ब्रिटेन की कॉटन इंडस्ट्रीज जो है अभी एक्सपैंड नहीं हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स जो थी, इंडिया की जो फाइन अच्छे जो वस्त्र थे सिल्क और कॉटन, उनका यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी अभी भी। ठीक है, और इसलिए कंपनी जो है वो वांटेड एक्सपैंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इंडिया, इसलिए चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि डिमांड थी। ठीक है, और ब्रिटेन में अभी कॉटन रिलेटेड इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप या एक्सपैंड नहीं। आगे चलते हैं, बिफोर 1760 1760 से पहले की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनीज को, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को गुड्स से यानी कि जो माल होता था उसकी रेगुलर सप्लाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, यानी कि उसको अच्छे से सप्लाई आपूर्ति नहीं हो पाती थी उसकी, किस चीज के लिए, एक्सपोर्ट के लिए यानी कि निर्यात के लिए। उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी होती थी, प्रॉब्लम आती थी। वो प्रॉब्लम क्यों आती थी, बिकॉज बंगाल और कर्नाटक, बंगाल बोले तो आज का अपना वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है, कितना बड़ा था उस समय का बंगाल, ठीक है, और कर्नाटक बोले तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र। इन क्षेत्रों पे ब्रिटेन का या ब्रिटिशर्स का या ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कब्जा नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए इनको जो है सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी और काफी सारी प्रॉब्लम आती थी एक्सपोर्ट करने में।
ठीक है। और इसके साथ ही जो है और भी जो यूरोपियन कंपनीज थी जैसे कि फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज और जो लोकल ट्रेडर्स थे, स्थानीय व्यापारी थे, इनमें आपस में कंपटीशन रहता था कि कौन सस्ते से सस्ता या ज्यादा से ज्यादा जो है जो टेक्सटाइल्स है यानी कॉटन और सिल्क के कपड़े जो है ज्यादा से ज्यादा खरीदे, आपस में कंपटीशन था, ठीक है। जिसका सीधा सीधा जो फायदा होता था वूवन क्लॉथ का यानी कि कपड़ों का, किसको बेनिफिट किसको होता था? वीवर्स को यानी कि बुनकरों को, क्योंकि बुनकर तो जो सबसे ज्यादा बोलेगा, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, उसी को सबसे ज्यादा जो पैसा देगा उसी को बेचेगा। तो क्या नाम है, वीवर्स को, बुनकर को जो है फायदा हो रहा था, ठीक है। और जो सप्लाई मर्चेंट्स थे वो बार्गेन करते थे और जो सबसे अच्छा परचेजर था, सबसे ज्यादा पैसा देता था, उसको वो सामान बेच देते थे, ठीक है। तो कंपनी ऑफिसर्स ने, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो है ये जो प्रॉब्लम हो रही थी उनको सामान खरीदने में, ठीक है, और जो कंपटीशन था उसमें, ये जो प्रॉब्लम हो रही थी और जो हाई प्राइसेस थे, बहुत ज्यादा जो दाम थे, ठीक है, उनकी शिकायत जो है वो करनी शुरू कर दी लेटर्स के थ्रू, यानी कि पत्रों के थ्रू लंदन में, ठीक है। लंदन में लेटर भेजे गए और इनके थ्रू इन्होंने शिकायत करनी शुरू कर दी, ठीक है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो पॉलिटिकल पावर जो है एस्टैब्लिश होती है, यानी कि जो राजनीतिक शक्ति वो अपनी स्थापित करता है ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे, और वो जो है एक ट्रेड में एक मोनोपोली सिस्टम बना लेता है, यानी कि एकाधिकार जो है वो स्थापित कर देता है, यानी कि मैं ही जो है वो हूँ सबसे बड़ा और मेरे सामने कोई भी नहीं है। क्योंकि वो धीरे धीरे फ्रांसीसियों को भगा चले जाते हैं, फ्रांसीसियों को हरा देता है, पुर्तगाली भी लगभग चले जाते हैं और डच भी चले जाते हैं और लोकल ट्रेडर्स को तो बर्बाद ही कर देता है। तो एकाधिकार हो जाता है लगभग लगभग, वो देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम जो है वो डेवलप किया, ऐसा प्रोसेस डेवलप की, विकसित की, जिसमें कि ऐसा मैनेजमेंट और कंट्रोल किया गया, ऐसा प्रबंधन और ऐसा नियंत्रण किया गया, जिसकी वजह से कंपटीशन जो था आपस में इनमें ये खत्म हो गया, ठीक है। और जो कॉस्ट कंट्रोल यानी कि जो सामान था उसकी मूल्य पे नियंत्रण लगा दिया गया, ठीक है। और इसके साथ ही एंश्योर किया गया कि सिल्क और कॉटन की रेगुलर सप्लाई होती रहे, यानी कि जो सिल्क और कॉटन है उसकी रेगुलर सप्लाई लगातार आपूर्ति होती रहे, किसके लिए? निर्यात के लिए। यानी कि ऐसा सिस्टम बनाया कि सबको ही चित कर दिया, ठीक है। कंपटीशन खत्म कर दिया और कॉस्ट जो थी, मूल्य थे, जो दाम थे सिल्क और कॉटन के, उनको भी नियंत्रित कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, इसके लिए कई सीरीज ऑफ स्टेप, काफी सारे कदम उठाए थे ब्रिटिशर्स ने। चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले कंपनी ने, फर्स्ट को देखें तो सबसे पहले कंपनी ने वीवर्स पे कंट्रोल किया, यानी कि जो बुनकर थे उनको उन पे नियंत्रण स्थापित कर दिया, ठीक है। और जिससे कि उसके बाद जो भी कोई लोग ट्रेड से रिलेटेड लोग थे, व्यापार से संबंधित थे, जैसे कि ब्रोकर्स हो गए, दलाल हो गए, क्लॉथ ट्रेड और जो इससे क्लॉथ से ट्रेडिंग से रिलेटेड थे, कपड़ा से संबंधित व्यापारी थे, इन सभी को जो है वो अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, बैन कर दिया। और एक पेड सर्वेंट को अपॉइंट किया, यानी कि एक ऐसा नौकर जिसको ये सैलरी देते थे, जिसका नाम होता था गुमास्ता, ठीक है। गुमास्ता उसका नाम होता था। ये गुमास्ता क्या था? ये इसका कुछ काम था, इसको तनख्वाह मिलती थी और ये काम करता था। काम क्या करता था? ये सुपरवाइज करता था वीवर्स को, ठीक है। यानी कि जितने भी बुनकर होते थे उनको देखता था कौन कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, सही से कर रहा है, ये सब चीजें देख, टाइम से दे रहा है, नहीं दे रहा है सामान, ये सब। कलेक्ट सप्लाईज, अब जो भी चीजें तैयार होती थी वो चीजें इकट्ठी करके और आगे की तरफ भेजता था एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लोथ की क्वालिटी, गुणवत्ता क्या थी, अच्छा कपड़ा बन रहा है नहीं बन रहा, खराब तो नहीं बन रहा कहीं, ये चीजें भी देखने का काम किसका होता था? गुमास्ता का होता था। उसके बाद एग्जामिन भी करता था कि सारी चीजें जो भी है उनकी देख रेख में होती थी गुमास्ता की, ठीक है। दूसरा क्या था, सेकंड जो स्टेप उठाया वो क्या उठाया कि वीवर्स को, यानी कि जो उन पे नियंत्रण तो कर ही दिया था, तो जो बुनकर थे उनको रोका गया दूसरे परचेजर्स के साथ डील करने में, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिशर्स को ही कपड़ा बेचेंगे और किसी के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे, ठीक है। ये इंश्योर किया गया, ठीक है। इसके लिए वो क्या करते थे, पहले ही एडवांस दे देते थे, पहले ही एडवांस पैसा दे देते थे, क्या? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इनको वीवर्स को कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को पहले ही पैसा देते थे और फिर जो है परचेज कर लेते थे वीवर से, वो कपड़ा जैसे ही बनता था वो परचेज कर लेते थे, ठीक है। और लोन देते थे और जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता था फिर
जैसे ही लोन देते उनको ऑर्डर देते, ऑर्डर के बाद वो कपड़ा बनता है और कपड़ा बनने के बाद जो है वीवर्स से जो है वो गुमास्ता जो है वो कपड़ा लेकर के जो है आगे पहुंचा देता था। ठीक है, और वो किसी और के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे। फिर से कह रहा हूँ, उनके ऊपर नियंत्रण था, वो किसी और के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो जैसे जैसे लोन्स मिलते गए इनको, यानी कि एडवांसेस मिलते गए इनको, व्यूवर्स को कौन देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। ठीक है, या कहीं तो ब्रिटिशर्स देते थे, इनको पैसा मिलता था व्यूवर्स को, और व्यूवर्स को पैसा मिलता था, वो अच्छा बनाने लगे, और बनाने लगे तो डिमांड तो थी, डिमांड बढ़ने लगी फाइन टेक्सटाइल्स की, और ये जो है एक्सपैंड होती रही, तो बल्ले बल्ले हो रही थी व्यूवर्स की। तो व्यूवर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, उनका सही चल रहा था काम। ठीक है, और व्यूवर्स जो थे वो भी बड़े खुश थे। वो क्या करते थे? मनी को एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि वो बेचारों के पास बहुत छोटे छोटी जमीनें होती थी, उनका गुजारा तो चलता नहीं था ढंग से बेचारों का। ठीक है, तो उनको तो बढ़िया है ना, पैसा मिल रहा है, ताकि उनकी इनकम जो है और ज्यादा हो जाए। तो व्यूवर्स जो है मनी को ज्यादा मनी अर्न कमाने के लिए एक्सेप्ट कर लेते एडवांसेस या लोन्स, जो है पहले ही एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि मैनी व्यूवर्स, काफी सारे जो बुनकर थे उनके पास स्मॉल प्लॉट्स थे लैंड के, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े थे धरती के। ठीक है, वहां उनकी इनकम कुछ नहीं होती थी, क्योंकि एक छोटा सा प्लॉट होता था, उसमें 10-10, 15-15 मेंबर होते थे फैमिली में, वो बिल्कुल ही फिजिबल नहीं था, कोई कमाई नहीं होती थी, बेचारे भूखे ही मरते थे। तो अब तो व्यूवर्स को एडवांस मिल रहा था, लोन मिल रहे थे, और ये जो कंपनीज उनको दे रही थी, तो ये कैसे मना कर दें? तो इन व्यूवर्स ने क्या किया? स्मॉल प्लॉट्स को या लैंड को लीज पे दे दिया, किराए पे दे दिया दूसरों को। ठीक है, और खुद जो है वो बुनकर का मतलब वीविंग का काम जो है पूरे जोर शोर से करने लगे, ऑल टाइम, फुल टाइम। ठीक है, दिन रात यही काम, और पूरा का पूरा समय अपना डिवोट कर दिया वीविंग को, यानी कि बुनकर जो बन गए। ठीक है, और जो पूरी की पूरी लेबर थी, पूरी फैमिली जो है लेबर थी, श्रम, यानी कि बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, यानी कि मेल फीमेल कोई भी, सभी के सभी बुनकर के काम में लग गए, एंटायर फैमिली। और पूरी की पूरी फैमिली जो है, जो प्रोडक्शन की डिफरेंट स्टेजेस थी, अलग अलग जो स्टेजेस थी, उनमें जो है लगे, शुरू हो गए काम करना, उन्होंने शुरू कर दिया इस प्रोसेस में, यानी कि पूरी फैमिली अलग अलग स्टेजेस में काम जो है वो करने लगी। ठीक है, ताकि और इससे इनकी इनकम जो है वो अच्छी होगी। तो व्यूअर्स पे शायद ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, उनकी स्थिति ऐसी। इम्पैक्ट किस पे पड़ा था? इम्पैक्ट पड़ा था बेचारे मर्चेंट्स पे, ट्रेडर्स पे। ठीक है, और जो ब्रोकर्स थे, बैंकर्स थे, इन पे इफेक्ट पड़ा था। साथ में ही जो जितना भी कंपटीशन था इनका, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज और लोकल ट्रेडर्स से, ये खत्म हो गया था, और व्यूअर्स को उन्होंने कंट्रोल कर दिया था। कैसे कंट्रोल कर दिया था? वो किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, टोटल कंट्रोल, किसी और को अपना सामान बेच नहीं सकते, और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के लिए सामान बनाएंगे, इसके लिए उन्हें एडवांस दे देते थे, और एडवांस लेकर के जो व्यूअर था वो उनसे बन जाता था। इससे अगले पार्ट में देखेंगे कैसे आगे चल करके व्यूअर्स के बीच में और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गुमास्ता था, इनके बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।